अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 4 और 5 का लेसन नंबर 15 कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम 16, 17 और 18 तक कवर कर देंगे। मैं इस वीडियो में आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं, जो कि मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ऑब्जर्वेशन टॉपिक नंबर 86 है जी, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन होती क्या है? आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वाइज क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। ऑब्जर्वेशन ऐसे आप कर लें कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन किसी भी प्राइमरी सोर्स से हासिल की गई एक ख़ास इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अगर हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन एक सेंस का नाम है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि वो हिस्सा जिसमें हम वो रिकॉर्ड रखें किसी भी डेटा का, और उसे बाद में एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकें। सो ये थी ऑब्जर्वेशन। आगे चलकर हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन को। बट आगे चलने से पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश में बता दूं। ऑब्जर्वेशन इज द एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। इन लिविंग बीइंग, observation employ the senses. In science, observation can also involve the recording of data with the use of instrument. Overt and covert observation, दो टाइप्स हमारे पास आ गए हैं जी, overt और covert। दोनों क्या होती हैं देखें। वो ऑब्जर्वेशन जब अगले बंदे को पता हो, यानी कि हर एक को पता हो कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे ओवर्ट कहा जाता है। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन जो किसी को ना पता हो कि वो उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसे कोवर्ट कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैन बी ओवर्ट व्हेन एवरीवन नोज दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। Observation can be covered when nobody knows that they are being observed. The benefit of covert observation is that people behave naturally if they do not know they are being observed. देखिए ओवर्ट का जो कोवर्ट का जो है ना बेनिफिट, तो लोगों पर अगर लोगों को नहीं पता कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो आराम से वो जैसे नेचुरली होते हैं वैसे ही शो करेंगे अपना बिहेवियर। अगर उन्हें पता होगा तो वो छुप जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो खुद को छुपा लेंगे। अब पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन देखते हैं जी, टॉपिक नंबर 88, पार्टिसिपेटिंग रोल। अब व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग रोल इन द ऑब्जर्वेशन? तो हम इसका जवाब देंगे जी, व्हेन द ऑब्जर्वर टेक पार्ट इन एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व इट एज वेल। तो पार्टिसिपेटिंग रोल वो होता है जब जो ऑब्जर्वर होता है वो उस चीज़ में, उस एक्टिविटी में हिस्सा लेता है और उसे वो भी ऑब्जर्व करता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग रोल वो होता है जब ऑब्जर्वर उसमें हिस्सा नहीं लेता, इस एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। यानी कि यहाँ पे भी हम ओवर्ट और कोवर्ट का लगा सकते हैं। देखिए उसे पता है वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो हिस्सा ले रहा है, तो ओवर्ट हो गया। यहाँ पे उसे पता ही नहीं है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा उस एक्टिविटी में, तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये कोवर्ट का आ गया हमारे पास प्रॉपर एक थिंग। टॉपिक नंबर 89 है जी, कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन। Observation of other offer many possibilities for learning. Through observation, it is possible to discover causes of behavior, to increase acceptance of individual variation in growth and development, and interact with others on a more meaningful level. अगर हम कहते हैं जी, देखिए ऑब्जर्वेशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट हम ऊपर वाले पॉइंट को देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो बहुत सारी तरीकों में होती है। इससे हम कह सकते हैं कि इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। अब ऑब्जर्वेशन से क्या वो सीखेगा? देखिए जब वो ऑब्जर्व करेगा तो वो बहुत कुछ डिस्कवर करेगा। अब वो क्या डिस्कवर करेगा कि अगले का बिहेवियर क्यों है, उसमें वो कैसे अपने अंदर वेरिएशन ला रहा है, वो लोगों में कैसे पसंदीदा हो रहा है, कैसे नापसंदीदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसे पता चलेंगी। अब ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या है जी? आपके पास क्वेश्चन आता है जी, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन टेक्निक? तो वो है जी, रनिंग रिकॉर्ड, फैक्चर रिकॉर्ड टाइम, सैम्पलिंग, चेकलिस्ट, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड अदर्स। अब मेरिट्स क्या होने चाहिए ऑब्जर्वेशन के? टॉपिक नंबर 90 है जी, डायरेक्ट
इनडायरेक्ट और नेचुरल। तीन चीज़ें होती हैं। सॉरी गाइस, यहाँ डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट नहीं था। डायरेक्ट था, इंडिपेंडेंट था और नेचुरल था। टॉपिक नंबर 91 है जी डीमेरिट्स। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें याद रखा करें। ऑब्जर्वर बायस, effects of observer, time consuming, less understanding। डीमेरिट्स थे जी ये। आगे बढ़ने से पहले कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब काइंडली जरूर कीजिएगा। लेसन नंबर 16 है जी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चनरी कितनी टाइप्स हैं जी क्वेश्चंस की, तो हम देखेंगे जी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्वेश्चनरीज होते क्या हैं। A set of printed or written question with a choice of answer devised for the purpose of survey of or statistical study। अगर हम बात करते हैं एक ऐसा रिटन मटेरियल जिसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज टाइप प्रिंटेड मटेरियल हो, प्रिंटेड पेपर हो, जिसमें लोगों को सर्वे किए जाए अपनी मर्जी के, या एमसीक्यूज में आप किसी भी आंसर क्वेश्चन का सही आंसर लिखो, उसे हम कहते हैं जी। फिर उसके बाद है जी कलेक्ट एप्रिशिएट डेटा, जिसमें सही डेटा होता है। इस डेटा को कंपेयर किया जाता है एनालिसिस के बाद। साथ ये बेसिक पर्पस हैं क्वेश्चनरीज के जी। मिनिमाइज बायस इन फॉर्मुलेटिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन, मेक क्वेश्चन एंगेजिंग। तो टॉपिक नंबर 93 है जी टाइप ऑफ क्वेश्चनरी। ओपन एंडेड दो टाइप्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हैं, नहीं तीन टाइप्स हैं। ओपन एंडेड है, क्लोज फॉर्मेट है और यस और नो फॉर्मेट होता है। अब ओपन एंडेड क्या होता है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें एक्सप्रेस किए गए हों ओपिनियन इन फ्री फ्लोइंग मैनर, उसे ओपन एंडेड कहा जाता है। क्लोज फॉर्मेट में होता है जी कि वो रिस्पोंडेंट अब इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसे चूज वही सब कुछ करना होता है जो कि उसे मल्टीपल चॉइस में आंसर्स में मिला होता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। यस और नो फॉर्मेट भी बिल्कुल इसी तरह होता है। इसमें भी रिस्पोंडेंट जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, वो रुका होता है और उसे सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर में चूज करना होता है, यानी यस और नो में चूज करना होता है। टॉपिक नंबर 94 है जी सम मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी। ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, पेपर में हमेशा सिंपल ही चीज़ें आती हैं। तो एक और हमारे पास ही टाइप आ गई लाइकेट क्वेश्चन। अब लाइकेट क्वेश्चन क्या होते हैं? हाउ स्ट्रांगली रिस्पोंडेंट एग्री टू पार्टिकुलर स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन जिसे ज़्यादातर लोग पसंद करते हों। बाइपोलर क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें दो एक्सट्रीम आंसर रिटन एट द ऑपोजिट एंड ऑफ अ स्केल। यूँ कह ले कि एक एक्सट्रीम, दो किस्म के एक्सट्रीम आंसर जो होते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ बताए जाते हो। एक क्वेश्चन के दो आंसर, यानी कि एक उससे गुड कह रहा है और एक बैड कह रहा है, दोनों एक्सट्रीम लेवल पर हैं, तो इसे बाइपोलर क्वेश्चन कहा जाता है। इसके बाद है जी लीडिंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो लीड करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर को। तो ये था जी इसका टाइप्स। अब हम चलते हैं इंटरप्रिएटिंग क्वेश्चनरी। जिस चीज़ में हम कैलकुलेशन लाते हैं लाइक परसेंटेज और इन्फ्लुएंसेस पैदा हो जाती है उसमें या बना दी जाती हैं, उसे इंटरप्रिएटिंग क्वेश्चनिंग कहा जाता है। टॉपिक नंबर 96 है जी मेरिट ऑफ क्वेश्चनरी। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें याद रखा करें। प्रैक्टिकल मेरिट्स होते हैं प्रैक्टिकल, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इजी टू मैनेज, इजी टू एनालाइज, मोर रिलायबल, मोर वैलिड और कंपेरेबल। टॉपिक नंबर 97 है डिमेरिट्स। अब डिमेरिट्स क्या हुए? इनएडिक्वेट फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन लाइक थिंकिंग प्रोसेस बिहेवियर। जब भी हम मेरिट्स की बात करते हैं ऑपोजिट होता है उसका डिमेरिट्स। मेरिट्स आप इस तरह करें कि उस चीज़ की अच्छाइयाँ और डिमेरिट्स उस चीज़ की बुराइयाँ। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर हम एज बैड डीमेरिट एंगल देखें, तो डीमेरिट के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछने वाला इंसान होता है, जो वो सवाल पूछता है वो उसका रिफ्लेक्शन देता है कि वो किस किस्म का इंसान है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन कितनी ट्रू होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन करने के लिए कि कितना आपको पता हो कि अगला बंदे कितना सोच सकता है, कि
या यूं कह लें जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसे अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं। तो ये ऐसे डीमेरिट्स होते हैं जी इसके। इस तरह चलते हैं जी लेसन नंबर 17 पर, इंटरव्यू। टॉपिक नंबर 98 है जी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या है? व्हाट इज इंटरव्यू? A formal face-to-face meeting normally designed with the purpose of assessment। गाइस मैंने असेसमेंट पे आपके बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाए हैं, होप्स आपने देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख लें। वे इसकी कंप्लीट कर रही हो तो मेरे चैनल, अच्छा आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटरव्यू बेसिकली एक ऐसा सेशन होता है जिसमें आप फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। इसका एक ख़ास मकसद ये होता है कि एक असेसमेंट का एक पर्पस पूरा, यानी जजमेंट पूरी की जा सके। ये जो होता है ना इंटरव्यू, ये पर्पस ये सर्व करता है मतलब पर्पस को, या यूं कह ले कि ये सर्व करेगा इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, कि क्या आया ये इंसान जिससे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो इस काबिल है कि उसे रखा जा सके कि नहीं। टॉपिक नंबर 99 है जी स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड की टाइप्स आ गई, ओ सॉरी इंटरव्यूज की टाइप आ गई। या तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू होता है। इस मेथड को यूज़ किया जाता है रिसर्च में, सर्वे रिसर्चेज में। याद रखें इस मेथड को, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम सर्वे रिसर्च में यूज़ करते हैं। इस अप्रोच का पर्पस ये होता है कि कंफर्म कर सके हर इंटरव्यू करने वाला कि उससे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ठीक ऑर्डर में है। और ये जो स्ट्रक्चर वन होता है ना, ये एम्फसाइज करता है रिलायबिलिटी को, एक्यूरेटली को और डिफरेंट रिस्पोंडेंट आंसर्स को। उन्हें कंपेयर करेगा, फिर चेक करेगा कि वो आया वो रिलायबल हैं, आया वो एक्यूरेट हैं। तो ये सारा काम स्ट्रक्चर करता है। अब सेमी स्ट्रक्चर क्या हुआ? अ सेमी स्ट्रक्चर इज ओपन। Okay, a semi-structure is open, allowing new ideas to be brought up during the interview as a result what the interview says। ये एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसपे जिससे इंसान से इंटरव्यू लिया जा रहा होता है वो अपनी मर्जी के आंसर्स देता है, वो मतलब आइडियाज बताएगा। इसमें जो होता है ना, इसकी जो डेप्थ होती है ना इस इंटरव्यू की, वो एम्फसाइज करती है कि किस तरह आंसर जो है वो उस रिस्पोंडेंट के रियल व्यूज हैं। यानी कि इसमें वो जो चेक करता है ना, आपका इंटरव्यू लेता है, वो चेक करता है कि आप अपने असली बातें, असली ख्यालात कैसे जाहिर कर रहे हैं। यानी कि ये कोई छुपा हुआ नहीं होगा, या यूँ कह ले कि एक लिखा हुआ आंसर नहीं होता। ये एट टाइम दिया जाता है, अपनी मर्जी के आंसर्स दिए जाते हैं। इसके बाद है जी टॉपिक नंबर 100, ट्रांसक्राइबिंग एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है? देखिए इंटरव्यू की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो वर्ड टू वर्ड रिटन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होती है ऑफ अ टेप और अ लाइव इंटरव्यू। जिसकी भी, अगर लाइव इंटरव्यू की बात करेंगे, टेप इंटरव्यू की बात करें, तो भी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना इंटरव्यू की, वो वर्ड टू वर्ड होती है और रिटन डॉक्यूमेंट में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखें अगर हम मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं जी देखिए ओके गुड बाय, तो ये जो अल्फाज हैं ये एग्जैक्ट जब दिए गए थे, बोले गए थे, उसी तरह लिखे जाते हैं, आगे पीछे नहीं किए जाते। अब आता है जी 101 पर, इंटरप्रेटिंग एन इंटरव्यू। हम इंटरव्यू को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो याद रखें हम ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं इंटरव्यू को। अब मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू क्या है? प्रैक्टिकल है, अब फेस टू फेस होना ज़रूरी है, ह्यूमन साइड डायरेक्ट होना चाहिए। देखिए इंटरव्यू हमेशा ह्यूमन ही से लिए जाते हैं और किसी जानदार चीज़ से नहीं लिए जाते। बॉडी लैंग्वेज भी चेक की जाती है कि आया हमारे सामने जो बैठा हुआ इंसान है उसके कॉन्फिडेंस कितना है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, हाई रिस्पॉन्स रेट, पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ साइड। अब इसके डी मेरिट्स भी होते हैं। अब देखें ये जब इंसान सामने बैठता है, बात करता है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। बैठना, इंटरव्यूइंग, ट्रांसक्राइबिंग, एनालाइजिंग, फीडबैक, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, तो ये सारा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया, काफ़ी टाइम लगता है। कॉस्ट, खर्चा भी काफ़ी आएगा जी। इन्फ्लुएंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन,
तो ये था जी लेसन नंबर 17। अब चलते हैं जी लेसन नंबर 18 पर, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स। हम शुरुआत में थोड़ा सा देख चुके थे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। अब हम कंप्लीट पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? अ पोर्टफोलियो है क्या? हम कहते हैं जब अ पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट एग्जिबिट द स्टूडेंट एफर्ट, progress, achievement in one or more areas of curriculum. It helps to get some specific information, also record the progress made by the student in a specific area. पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें रखा जाता है कि बच्चे ने कितनी एक रिजल्ट कार्ड। मैं अगर कहूँ कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक कार्ड है जिसमें रिटर्न वर्क होता है, जिसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की थी। प्रोग्रेस कार्ड्स होते हैं, या उसने एक स्पेसिफिक एरिया या किसी भी सब्जेक्ट में कितनी अचीवमेंट हासिल की है, उसने कितनी एफर्ट की है, कितनी प्रोग्रेस आई है। तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो रखता है। प्रोजेक्ट और ग्रोथ पोर्टफोलियो। अब प्रोजेक्ट और ग्रोथ पोर्टफोलियो क्या होता है? देखिए, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइज करता है सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट इनटू सिंगल पोर्टफोलियो ऑफ रिपोर्ट दैट कैप्चर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड अदर क्रिटिकल फैक्टर्स। अब इसमें ना प्रोजेक्ट्स में ना ये ऑर्गेनाइज करेगा जी एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट। बच्चे को एक बताएगा कि आपने इस टाइम पर ये अचीव करना है, यानी कि अब इस और ये को कर दें तो कहेंगे कि स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दी जाती है। टीचर चाहता है कि वो असाइनमेंट इतने अच्छे मार्क्स में पूरी करे और उसे वो पूरा प्रोसेस बता देगा, तो ये प्रोजेक्टेड हो जाएगा। ग्रोथ पोर्टफोलियो में अगर हम कहते हैं ना कि अब प्रोजेक्टेड पोर्टफोलियो, तो आपको समझ आया होगा अब ग्रोथ पोर्टफोलियो क्या होता है। अब जब देखते हैं ना प्रोजेक्ट हो गया, टीचर ने असाइनमेंट दे दी, उस बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर इम्प्रूवमेंट लाना शुरू की, यानी ग्रो करना शुरू किया, तो ये बात जो होती है ये रिकॉर्ड की जाती है एज अ प्रोग्रेस। द ग्रोथ पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस मेड इन सम स्पेसिफिक एरिया। अगर हम बात करते हैं एक सर्टेन बुक की, बच्चा पढ़ रहा है, उसे कवर करना है एक सर्टेन सिलेबस, तो वो जो सिलेबस कवर करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा और आखिर तक आके, यानी सेशन के आखिर पे या सेमेस्टर के आखिर पे आके वो सारा कुछ अचीव कर लेगा, उस कवर कर लेगा उस बुक को। पर जो रास्ता वो तय कर रहा था उसे हम ग्रोथ पोर्टफोलियो कहते हैं। और जब उसे शुरुआत की, उसके सामने सब कुछ आया, तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो था। यानी कि शुरुआत में देखा तो हर चीज़ उसके सामने तयशुदा थी। जैसे जैसे उसने उस तयशुदा चीज़ को तय करना शुरू किया, यानी उस पर अमल करना शुरू किया, तो वो ग्रोथ पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। होप तो आपको ये समझ आया होगा। टॉपिक नंबर 106 है जी अचीवमेंट एंड कॉम्पिटेंस पोर्टफोलियो। Achievement portfolio maintain the record of one's achievement in a certain area against specific target. अचीवमेंट पोर्टफोलियो को हम कहते हैं कि वो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड किसी भी इंसान के अचीवमेंट को एक ख़ास एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट को देखते हुए। अगर हम कहें कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि मेंटेन करेगा रिकॉर्ड किसी भी इंसान का उसके एक पसंदीदा या एक ख़ास सब्जेक्ट के अंदर, जो कि उसने तय किया, उसे फिर उसे कंपेयर करेगा उसके साथ जो उसने टारगेट को तय कर रखा होगा, या एक स्पेसिफिक टारगेट को वो जाके हिट करेगा। इसके बाद है जी कंप्यूटर्स पोर्टफोलियो भी हमें बताना था। तो कंप्यूटर्स पोर्टफोलियो जो होता है वो मेंटेन करता है खाली रिकॉर्ड ऑफ कंपटीशन। तो याद रखिए जो कंपटीशन के रिकॉर्ड को रखेगा वो कॉम्पिटेंस होगा। प्रोसेस एंड शोकेस पोर्टफोलियो। अब प्रोसेस और शोकेस पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क है? फ़र्क बताने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। देखिए मैं आपके लिए बना रही हूँ हर वो चीज़ में मैं आपको बताती हूँ जो आपके मिड टर्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी गारंटी है कि आप मेरी वीडियोस देखकर बहुत आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहती। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियोज़ देखा करें। टॉपिक नंबर 107 प्रोसेस एंड शोकेस पोर्टफोलियो। Process portfolio record all phases of the learning process. They are particularly useful in documenting student overall learning.
ये आपका रिजल्ट कार्ड होता है जी, प्रोसेस पोर्टफोलियो। इसमें ज़्यादातर रिकॉर्ड किए जाते हैं हर फेज किसी भी स्टूडेंट की, या हम कह सकते हैं लर्निंग प्रोसेस की, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये वो यूज़फुल डॉक्यूमेंटिंग है स्टूडेंट की, जो कि उसने सारा साल पढ़ा था, जो देखा था। तो ये सारा वही होता है जी। अब यहाँ पे मैं बस एक पिक्चर दिखाई टीचर ने आपकी, कलेक्ट था जी, यानी कि लाइव एक्सपीरियंसेस, प्रोसेसिंग, लर्निंग, उसे सिलेक्ट किया, फिर उसे रिफ्लेक्ट करवाया, और फिर उसके बाद शेयर कर दिया, तो ये लर्निंग पोर्टफोलियो बन गया। अगर हम कहें कि पहले एक टीचर ने या किसी भी इंसान ने कोई इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कलेक्ट की, अब उस क्या चीज़ उसे कलेक्ट की, अपने एक्सपीरियंसेस को, प्रोसेसेस को, या जो कुछ उसे वहाँ से मिला एज अ लर्नर, तो फिर उसने उसे उन सारी चीज़ों को देखा, उसे सिलेक्ट किया, फिर जब वो सिलेक्ट कर चुका तो उसकी रिफ्लेक्शन देखी, यानी कि उसने उसे अप्लाई करना शुरू किया, एक्शन दिया, और वो यूँ रिफ्लेक्शन आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसे पता चला कि इट्स अ गुड, तो फिर उसे शेयर कर दिया। अगर हम कहते हैं जी कि बेस्ट अचीवमेंट थ्रू आउट द सेशन विद द पर्पज ऑफ असेसमेंट क्या चीज़ रिकॉर्ड करती है, तो वो शो केस पोर्टफोलियो होता है जी। मेरिट्स ऑफ पोर्टफोलियो, अब देखते हैं जी मेरिट्स क्या होते हैं। आई एवलेट पोर्टफोलियो, हमारे पास आई एवलेट, आई एक्ट, आई प्लान और आई सेल्फ असेस, यानी कि मैं खुद। इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी इंस्ट्रक्शन खुद देता है, वो सेल्फ लर्निंग करता है, वो कंपिटेंस होते हैं, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, वो सेल्फ ट्रस्ट करता है, और हेल्थी कंपटीशन विद अदर करेगा, और हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि वो ढूंढेगा कि उसने कैसे काम करना शुरू करना है, वो अपने होमवर्क करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरी थी, और यूँ सारा कुछ काम करेगा। अब डी मेरिट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास थे जी मेरिट्स, इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं डी मेरिट्स। भाई ये relatively superficial knowledge sometimes do not match the specific goal of program. Norm reference data may be less useful than criterion referenced. Reference more summative user and difficult to receive the result in a formative manner. डीमेरिट है जी इसके कि ये जो होता है ना, इसकी अगर हम मेजरमेंट बात करें तो ये सुपरफिशियल नॉलेज पर होता है बेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कुछ हम गोल रखते हैं किसी भी प्रोग्राम का, उसे वो मीट नहीं करता। इसमें नॉर्म रेफरेंस्ड होते हैं, डेटा यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेस यूज़फुल होता है क्रिटेरियन रेफरेंस से, और इसमें समेटिव और यूजर्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, और वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए रिसीव करना रिजल्ट इन अ फॉर्मेटिव मैनर। तो ये था जी लेसन नंबर 18, होप्स आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।